तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, अपनी फिजिक्स की लेक्चर नंबर 2 क्लास होने वाली है, जिसमें अपन फर्स्ट लेक्चर में तो क्या करे थे, थर्मोडाइनेमिक के क्वेश्चन किए थे। और इस लेक्चर नंबर 2 में अपन वेव एंड ऑप्टिक्स के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अपन वेव एंड ऑप्टिक्स के आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लगभग कंप्लीट करते हैं और कल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अर्थात ये दो वीडियोस में, दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, जो मिक्स प्रैक्टिस में करेंगे। तो इसलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और दोबारा इसको देखिए। आपका स्कोर कितना होता है वो भी बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कितने राइट होते हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, आपको स्कोर भी बताना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगीत स्वर की गुणता निर्भर करती है। संगीत स्वर की जो गुणता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तरंग के आयाम पर। सेकंड ऑप्शन क्या है, मूल आवर्ती पर। थर्ड ऑप्शन क्या है, ध्वनि के वेग पर। और डी ऑप्शन क्या है, उसमें उपस्थित आवर्ती पर। तो इसमें आपको बता दूं कि जो संगीत स्वर की गुणता होती है, जो संगीत स्वर की गुणता होती है, वो किस पर निर्भर करती है? वो हमेशा उसमें उपस्थित आवर्ती पर निर्भर करती है, उसमें उपस्थित आवर्ती पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका यानी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। यंग के प्रयोग को पानी में ले जाकर पूरा किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, यंग के प्रयोग को पानी में ले जाकर पूरा किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा? जैसा कि आपको बता दूं कि जो पानी के लिए होता है अपवर्तनांक का मान, यानी वाटर के लिए, वो होता है 1.333, है ना। और जो एयर के लिए होता है, यानी वायु के लिए होता है, वो होता है 1। और अपन जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और बीटा बराबर ये होता है। और अपन जानते हैं कि म्यू समानुपाती किसके होता है, 1/लेमडा के। 1/लेमडा के यदि पानी में ले जाया जाता है वायु से, पानी में ले जाकर पूरा किया जाता है, वायु से पानी में ले जा रहे हैं, तो वायु से पानी में ले जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो लेमडा का मान घटेगा। लेमडा का मान घटता है तो बीटा समानुपाती किसके है, लेमडा के। तो लेमडा का मान घटेगा तो बीटा का मान भी घटेगा। इस संबंध से बीटा समानुपाती किसके है, लेमडा के। तो ये भी घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अपन पानी से किस में लेके जाएंगे? हाँ, तो अपन वायु से पानी में लेकर जाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई का मान घटता है। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। क्योंकि म्यू समानुपाती किसके होता है, 1/लेमडा के। और बीटा समानुपाती किसके होता है, लेमडा के। और मैंने बता दिया वाटर के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, एयर के लिए अपवर्तनांक कितना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। दो ध्वनि तरंगों में 60 डिग्री का कालांतर है, तो इसमें पतांतर कितना होगा? दो ध्वनि तरंगे, उनमें कालांतर कितना है, यानी फाई बराबर कितना है अपना, 60 डिग्री है। फाई बराबर 60 डिग्री है। तो पतांतर कितना होगा? इनमें एक फॉर्मूला होता है कि डेल फाई इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स। 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल एक्स। डेल फाई क्या है, कलांतर है। डेल एक्स क्या है, पतांतर है। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। तो अपन को डेल एक्स की वैल्यू याद करनी है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू याद करते हैं। तो डेल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन, यानी इसको ऐसे कर लो आप कि इक्वेशन ऐसे थी, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू मल्टीप्लाई डेल एक्स। डेल फाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई/3। पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स। पाई से पाई चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, लेमडा/6। ये लेमडा यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा/6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी a/6 बोलो चाहे लेमडा/6 बोलो। इसको मैंने ए लिखा है क्योंकि लेमडा इसमें दिखा नहीं रहा था कीबोर्ड में, इसलिए मैंने इसको ए लिखा है। तो a/6 बोलो चाहे इसको लेमडा/6 बोलो, बात एक है। ए को लेमडा के इक्वल मान लेना आप इसमें, या फिर ए को आप लेमडा कर लेना। आप इस फॉर्मूले को याद रखना। डेल फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू मल्टीप्लाई डेल एक्स होता है, मल्टीप्लाई डेल एक्स होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जो आकाश होता है, जो अपना स्काई होता है, उसका रंग ब्लू किसके कारण दिखाई देता है? ए ऑप्शन क्या है, परावर्तन के कारण। बी ऑप्शन क्या है, प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन क्या है, दोनों के कारण। और डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज।
आपको बता दूं कि जो आकाश होता है उसका रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, वो होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, व्यतिकरण की घटना किससे प्रेक्षिपित होती है? व्यतिकरण की घटना किससे प्रेक्षित होती है? व्यतिकरण की घटना किससे प्रेक्षित होती है? ए ऑप्शन क्या है? केवल ध्वनि तरंगों के लिए। बी ऑप्शन क्या है? केवल प्रकाश तरंगों के लिए। सी ऑप्शन क्या है? दोनों तरंगों के लिए, यानी ए और बी दोनों। डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। तो आपको बता दूं कि जो व्यतिकरण की घटना होती है ना, वो प्रेक्षित होती है ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड एंड लाइट, साउंड एंड लाइट वेव के लिए। साउंड एंड लाइट वेव यानी दोनों वेव के लिए लागू होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगी। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। ध्वनि यानी साउंड और लाइट वेव दोनों के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों होगी व्यतिकरण की घटना प्रेक्षेपित के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि की वेलोसिटी है वो कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड है। हवा में किसी विशेष ध्वनि का 40 सेंटीमीटर पथांतर 1.6 पाई कालांतर, कालांतर क्या है? फाई इज इक्वल टू है 1.6 इंटू पाई, 1.6 इंटू पाई के बराबर है। तो इस तरंग की आवर्ती क्या होगी? इस तरंग की आवर्ती क्या होगी? सबसे पहले पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल एक्स, 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल एक्स। आपको बता दूं पथांतर कितना दिया हुआ है? 40 सेमी। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, तो 40 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? डेल एक्स, 40 अपॉन 100 डेल एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। इसमें डेल फाई की वैल्यू अपने को दी हुई है, ये रख देना, और डेल एक्स की ये रखते हैं। अगली स्क्रीन पे करते हैं इसको। डेल फाई की वैल्यू अपने को दी हुई है, कितनी दी हुई है? डेल फाई की वैल्यू 1.6 पाई, 1.6 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? 40 अपॉन 100, क्योंकि इसको मीटर में बदल लिए। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। 2 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 4 से 8 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो कितना आ जाएगा? लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई/2। लेमडा की वैल्यू पाई/2 नहीं आएगी, पाई से पाई भी चला जाएगा। लेमडा की वैल्यू आएगी 1/2। ये 2 बचा और इधर कुछ नहीं बचा, इधर 1 बचा। लेमडा यहाँ पे चला जाएगा, लेमडा यहाँ पे चला जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आई? 1/2। इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं कि लेमडा की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 1/2। अपने को क्या बताना है? आवर्ती बतानी है। आवर्ती बराबर जानते हैं अपन, बराबर क्या होता है? वी बराबर क्या होता है? एन लेमडा। एन लेमडा होता है, एन क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन लेमडा। वी क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है 330, और लेमडा की वैल्यू क्या है? 1/2। ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा? 660 हर्ट्ज। कितना आएगा? 660 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और हर्ट्ज आपको पता है किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, एसआई मात्रक, यानी आवर्ती का मात्रक होता है एसआई, आवर्ती का एसआई मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, पथांतर वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि यंग के प्रयोग में रेखा छिद्र व पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, यदि यंग यानी यंग के द्विस्लिट प्रयोग होता है, उसके प्रयोग में यानी रेखा छिद्र व बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, रेखा छिद्र व उसके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा? उसकी फ्रिंज चौड़ाई घटेगी, उसकी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, या फिर नो चेंज रहेगी, या फिर नन ऑफ दिस। जैसा कि आपको बता दूं, आई समानुपाती किसके होता है? इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी किसके समानुपाती होती है? आयाम के स्क्वायर के। और आयाम समानुपाती होता है 1/r² के, यानी दूरी के, है ना। तो अपन को क्या बोल रहा है? रेखाचित्र व पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। ये दूरी बढ़ाएंगे तो इसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि अपन डी को बढ़ा रहे हैं, इसको आर बराबर क्या मान लेला? कैपिटल डी। आर बराबर कैपिटल डी। यदि आर को बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल डी भी बढ़ेगा। अब कैपिटल डी बढ़ रहा है तो अपन जानते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसका सूत्र होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि बीटा बढ़ रहा है अपना, तो ये अपना फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। इसको एक और बार बता रहा हूँ। आई समानुपाती ए स्क्वायर समानुपाती 1/r², r² को डी मान लेला। अगर डी को बढ़ाते हैं, दूरी को बढ़ाना इस इक्वेशन क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि अपन डी को बढ़ाए तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि डी को बढ़ाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणता निर्भर किस पर करती है? क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि जो गुणता होती है वो किस पर निर्भर करती है? जो गुणता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर, प्रबलता पर, आवर्ती पर,
या फिर नन ऑफ दिस। जैसा कि आपको बता दूं, जो गुणता होती है ना, वो हमेशा हमेशा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, उससे पहले बता दूं आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि वीडियो के एंड में भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीच में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शुरू के क्वेश्चंस को देखे ही वीडियो का पता ना लगाए कि वीडियो खराब है या फिर अच्छी है। आप वीडियो को पूरी देखें, फिर आपके वो बताए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप जीके सर की भी क्लास लेना ना भूलें, मनीष सर की, उनकी क्लास आने वाली है और आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही है, मैथ्स की क्लासेस को भी ना छोड़िए। तो अपने अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ईवी, वो किसकी इकाई होती है? वो हमेशा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा से आपको दो चार क्वेश्चन और बताता हूँ। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ये वर्क के बराबर होता है, तो एफ एस कोस थीटा होता है। एफ एस कोस थीटा अर्थात बल गुणा विस्थापन, अर्थात बल गुणा विस्थापन कोस थीटा की वैल्यू 1 मान लेते हैं। डब्लू बराबर ये होता है। इसकी वीमा पूछते हैं तो इसकी वीमा होती है m1L2T-2। कितनी होती है? m1L2T-2, याद रखना। अब ऊर्जा से एक और दो फॉर्मूले बताता हूँ। जो 1 kWh होती है, यानी किलो वॉट पर हावर, उसका मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना होता है? 10⁶ जूल। ये क्वेश्चन इस बार एनडीए में आया था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम या फिर -19 जूल ये होता है। ये भी आप याद रखना। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो ईवी नोट होता है, यानी जो ईवी नोट होता है वो किसके बराबर होता है? 1/2 काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। 1/2 मत लगाना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जिसे अपन वी नोट को क्या बोलते हैं? अपन नी विभव। क्या बोलते हैं? नी विभव बोलते हैं। ये अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसको आप ज़्यादा डीप में मत जाओ। आप इस क्वेश्चन का याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है। ऑप्शंस में आपको शक्ति के अलग अलग दिए होंगे, प्रबलता, प्रतिबल, ऐसे अलग अलग दिए होंगे, तो आप इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तथा ध्वनि में समान व्यवहार क्या होता है? प्रकाश तथा ध्वनि में समान व्यवहार क्या होता है? समान वेग होता है प्रकाश, यानी लाइट और साउंड में क्या समान वो होती है? गुणता होती है। समान व्यवहार क्या होता है? लाइट और साउंड में इनका समान वेग होता है। नो। लाइट का वेग कितना होता है पहले तो इससे बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की वेलोसिटी। और साउंड तो बहुत तेज से जाती है, तो इसका समान वेग नहीं होगा। निर्वात में गमन करती है। नोट। निर्वात में प्रकाश ही गमन कर सकता है, साउंड नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे चंद्रमा पे विस्फोट करते हो तो आपको पृथ्वी पर नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, बीच बीच में कहीं पर वायु नहीं है, मीडियम नहीं है। तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या है? व्यतिकरण के कारण। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। और डी वैसे रॉन्ग हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसमें कोई होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। व्यतिकरण इसमें समान व्यवहार दर्शाता है, किसमें? लाइट में और साउंड वेव में। लाइट में और साउंड वेव में। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि एक सिरे से खुले हुए पाइप में कौन से सनादि उपस्थित होते हैं? यानी एक सिरे से जो खुला हुआ पाइप होता है, एक सिरे से जो खुला हुआ पाइप होता है, जो एक सिरे से इसे खुला हुआ पाइप होता है, उसमें कौन से प्रकार का सनादि पाया जाता है? आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विषम सनादि। बी ऑप्शन क्या है? सम सनादि। सी ऑप्शन क्या है? दोनों। और डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। जैसा कि आपको बता दूं कि जो इसमें होता है ना, जो ए ऑप्शन क्या है? विषम सनादि, बी ऑप्शन क्या है? सम सनादि, और सी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। यानी एक तरफ से खुला हुआ होता है और एक तरफ से क्या होता है? बंद होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम तो नहीं होगा, दोनों भी नहीं होंगे, डी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषम सनादि होता है, एक तरफ से खुला होता है तब, और एक तरफ, दोनों तरफ से बंद होता है तब सम सनादि होता है। तो विषम सनादि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है प्रकाश के कला संबंध स्रोत। यहाँ पे लिख लेना, प्रकाश के कला संबंध स्रोत या फिर सोर्स। स्रोत विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं यदि इनके मध्य कालांतर होता है। इनके मध्य कालांतर क्या ले कि ये अपने पास क्या करते हैं? विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। इनके मध्य कालांतर 0 डिग्री ले, या फिर पाई ले, या फिर 2π ले, या फिर 3π ले, है ना? नहीं, ये हो जाएगा 180, इसे 270 और इसे 360, यानी क्या ले इनमें से। तो आपको बता दूं कि जो विनाशी व्यतिकरण होता है ना, उसके लिए लेते हैं अपन पाई के विषम गुणज, जैसे 1, 3π, ऐसे ऐसे चलता है विनाशी में। और समपोषी में या फिर
समपोषी में क्या होता है, विनाशी, एक तो विनाशी होता है और एक समपोषी होता है। समपोषी में क्या होता है, पाई के गुणांक क्या होते हैं, सम होते हैं, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे चलता जाता है। ये क्या है अपना पाई है, ये क्या है अपना 2 पाई है, और 270 को क्या बोलते हैं अपन, शायद 3/2 ऐसे से कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसे से बोलते हैं। चलो छोड़ो, आप डी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, ए रोंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होती है, विनाशी व्यतिकरण के लिए 180 डिग्री कालांतर होता है, याद रखना, पाई के विषम गुणज 1, 3 पाई ऐसे चलते चलते जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, किसी तरंग के तरंगार्घ की दिशा तरंग गति के कैसे होती है। किसी तरंग के तरंगार्घ की दिशा, यानी कोई तरंग जा रही है, ऐसे कोई तरंग जा रही है, तरंग जा रही है, तो इसमें जो तरंगार्घ होगा उसकी दिशा कैसे होती है, तरंग की दिशा के लंबवत होती है, समांतर होती है, या फिर प्रति समांतर होती है, या फिर ओल। यानी तरंग की दिशा होती है ना, वो तरंगार्घ की हमेशा याद रखना आप, जो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए क्या होती है, वह लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, सी तो वैसे ही नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी क्या होती है, वह लंबवत होती है, याद रखना, वह क्या होती है, लंबवत होती है। ये PYQ क्वेश्चंस है, ये कोई ना कोई एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे NDA हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे ICG हो, चाहे और कोई से भी एग्जाम में, जैसे BSF हो, जहाँ पर भी फिजिक्स आती है, उसमें सभी में आता है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो वह किसका स्थानांतरण करती है, ओनली किसका स्थानांतरण करती है। क्वेश्चन ऐसे है, कोई एक तरंग है y1 और एक तरंग है y2, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो ये अपने साथ क्या चीज का स्थानांतरण करती है, मास द्रव्यमान का करती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का करती है, एनर्जी ऊर्जा का करती है, या फिर नन ऑफ दिस किसी का नहीं करती। जैसा कि आपको बता दूं कि तरंगे होती है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो हमेशा हमेशा ऊर्जा का ही रूपांतरण करती है, यानी ऊर्जा को ही साथ लेके जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एनर्जी को ही साथ लेके जाती है, प्रक्षेपित करती है, पहुंचाती है। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन है, किसी धातु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा प्रदान करता है उसे देहली ऊर्जा, तथा इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा दी जाती है देहली ऊर्जा से। उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को अपन बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन जिसको शो किया जाता है W नोट से। W नोट इज इक्वल टू होता है H म्यू नोट। H म्यू नोट इज इक्वल टू क्या होता है, HC अपॉन में लेमडा नोट, जहाँ पर H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है, प्रकाश का वेग, और लेमडा नोट क्या है, देहली आवर्ती है। क्या है, देहली वेवलेंथ, यानी देहली आवर्ती है। तो इसमें क्या होता है, कार्यफलन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, उससे अपन कहते हैं कार्यफलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और W नोट से शो करते हैं, W नोट इज इक्वल टू क्या होता है, H म्यू नोट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, जो एक फोटोन होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना, छोटा है लेकिन बहुत मोस्ट है। विराम द्रव्यमान क्या होता है फोटोन का, याद रखना। यहाँ पर आप आंसर लिख लेना, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, यानी जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु सोर्स से निकालने वाली किरणों से बना तरंगार्घ, कोई बिंदु स्रोत है, इससे कोई तरंगे निकलती है, तो इनसे कोई वो भी बनता है ना तरंगार्घ। वो कैसा तरंगार्घ होता है, ऑप्शंस में आपको दिए होंगे बेलनाकार, गोलाकार, समतल। तो राइट आंसर क्या होगा, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार। तो इसको आप देख लेना, ये TRQ मोस्ट TRQ क्वेश्चन है। अगला मोस्ट TRQ क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है। ये मैंने आपको ऐसे बताया नॉलेज के लिए। आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू MC², E इज इक्वल टू MC²। M क्या है, यहाँ पे मास है। C क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, वह स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी, यानी दो स्लिट है, स्लिट को बीच की दूरी को तो क्या कर दिया जाता है, आधी कर दिया जाता है, यानी स्मॉल d की वैल्यू को तो आधी कर देते हैं। तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, यानी जो कैपिटल D होती है उसको दोगुना कर दिया जाता है। तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, यानी बीटा का मान कितना होगा।
सबसे पहले बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब इसमें अपन मान रखते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा ऐसे कैसे, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 गुनी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2, 2 ऊपर चला जाए तो कितना हो जाएगा 4, अर्थात बीटा किसके हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, बीटा कितनी हो जाएगी 4 गुना, बीटा कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। बीटा बराबर लेमडा का मान नहीं दिया हो तो इसको छोड़ दो, और कैपिटल डी को 2 गुना और स्मॉल डी को आधा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 1 kWh, ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया क्योंकि इस बार एनडीए में आया था। 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। इसको ये लिख सकते हो आप। इसको पीवाई क्यू क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना अगली एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल अपॉन लंबाई, यानी फोर्स अपॉन लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बल बटे लंबाई होता है। और बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, और नीचे लेंथ की क्या होती है L1, L1 से L1 चला जाएगा तो प्रतिबल की विमा क्या आ जाती है m1 t-2, m1 t-2। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, अपन जानते हैं कि विमा को बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, किसी लिक्विड, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी द्रव्य, किसी द्रव्य को गर्म करने पर अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है, किसी द्रव्य को गर्म करने पर। जैसा कि आपको बता दूं कि अपवर्तनांक का समानुपाती होता है 1/t के, समानुपाती किसके होता है 1/t के, यानी अपवर्तनांक को यदि अपन द्रव्य को गर्म करते हैं यानी ताप बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का मान तो घटेगा, क्योंकि म्यू समानुपाती किसके होता है 1/t के। तो सीधी सी बात है, बढ़ता नहीं है घटता है। राइट आंसर हो जाएगा नो चेंज, रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर आपको बता दिया है मैंने। प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता और आयाम में एक संबंध होता है आई समानुपाती ए स्क्वायर, आई समानुपाती ए स्क्वायर। और आयाम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आयाम का मैक्सिमम मान क्या होता है A1 प्लस का A2, क्या होता है A1 प्लस का A2। और आयाम का मिनिमम मान क्या होता है A1 माइनस का A2, A1 माइनस का A2। इनको आप याद रखना। और बता रहा हूँ मैं आपको, जो आई इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान होता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान होता है √I1 प्लस का √I2, क्या होता है √I1। और मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है बस माइनस लग जाता है √I1 माइनस ऑफ √I2। इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा जल्द ही, तो इसलिए अपन स्क्रीन पे चलते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, तो इसमें मैंने आपको संबंध बता दिया आई समानुपाती ए स्क्वायर। तो इसका मतलब आयाम पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी, आयाम पर निर्भर करेगी, तो ए पर निर्भर करेगी एम्पलीट्यूड पर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है उनकी जो कल्पना थी ना, वो सर्वप्रथम किसने की थी। ए ऑप्शन क्या है, न्यूटन ने की थी, बी ऑप्शन क्या हाइगेन ने की थी, सी ऑप्शन क्या रोजन ने की थी, डी ऑप्शन क्या नन ऑफ दिस किसी ने की थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की खोज आपको बताऊं तो न्यूटन ने नहीं की थी, रोजन ने भी नहीं की थी, डी भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइगेन था ना, हाइगेन, उसने, जो हाइगेन था उसने क्या की थी, द्वितीयक तरंगिकाओं की खोज की थी, हाइगेन ने द्वितीयक तरंगिकाओं की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। तो अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग पूरे क्वेश्चन हो गए समाप्त। तो अपन ने आज लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, यानी अपन रोजाना ही 25 के आसपास क्वेश्चन करते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं 2-3, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 25 के आसपास अपन ने क्वेश्चन किए। तो अपन ने क्वेश्चंस लगभग पूरे कर लिए। तो आपको फिजिक्स के ये क्वेश्चंस कैसे लगे, क्योंकि ये सभी क्या है PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी में आए हुए हैं लगभग। ज़्यादातर एनडीए में भी आते हैं, एयरफोर्स में भी आते हैं, सभी में आते हैं, जहाँ पर फिजिक्स के नाम पे सभी में आते हैं, जहाँ पे फिजिक्स आती है वहाँ पे सभी में आते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम आपको पढ़ाते हैं। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। फ्री में अपन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फ्री में कोई आपको इतना कंटेंट नहीं देता है जितना हम दे रहे हैं आपको।
इसी चैनल पे सभी की क्लासें मिल रही है। थोड़े दिनों में अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासें लगाने लग जाएंगे। तो आप इंग्लिश की भी लगेगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कितने रॉन्ग हुए, आपके कितने राइट हुए, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्वेश्चंस खराब लगे, आपको कैसे लगे आप बताइए वीडियो को। और जीके सर की भी क्लास आने वाली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उनकी क्लास को भी लीजिए। और मैथ्स की क्लास को तो वैसे लेना ना भूले, क्योंकि मैथ्स में सीरीज एंड प्रोग्रेशन के चौथा लेक्चर आने वाला है, यानी फोर्थ लेक्चर आने वाला है। तो आप उसकी क्लास को भी लेना ना भूले। तो आप हमारी सभी क्लास को लेते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।